नमस्कार दोस्तों। अब हम पौधों में परिवहन के विषय में कुछ और जानकारी पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप जल संबंध, जल विभव, परासरण, जीव द्रव्य कुंचन और अंतःशोषण के बारे में। पौधों के शारीरिक क्रियाकलाप के लिए जल अनिवार्य है और यह सभी जीवित प्राणियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वह माध्यम उपलब्ध कराता है जिसमें सभी पदार्थ घुलनशील होते हैं। जीव द्रव्य में हजार तरह के अणु पानी में घुले होते हैं और निलंबित रहते हैं। एक तरबूज के अंतर्गत 92% से अधिक भाग पानी का होता है तथा ज्यादातर शाकीय पौधों में शुष्क पदार्थ केवल 10 से 15% होता है, बाकी जल होता है। स्थलीय पौधों में प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी ग्रहण करता है, लेकिन पत्तियों से इनका अधिकतर भाग बाष्पोत्सर्जन द्वारा हवा में उड़ जाता है। मक्के का एक परिपक्व पौधा एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी अवशोषित करता है, जबकि सरसों का पौधा लगभग 5 घंटे में अपने वजन के बराबर पानी अवशोषित कर लेता है। पानी की इस उच्च मात्रा की मांग के कारण यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कृषि एवं प्राकृतिक पर्यावरण में पौधों की वृद्धि एवं उत्पादकता को सीमित करने वाला समीकारी कारक प्राय जल ही होता है। जल विभव। पादप जल संबंध की व्याख्या करने के लिए कुछ विशेष मानक शब्दों की समझ अध्ययन को आसान बना देती है। जल विभव की गति या परिवहन को समझने के लिए आधारभूत धारणा है। विलय विभव या विलय अंतःशक्ति तथा दाब विभव या दाब अंतःशक्ति जल विभव को सुनिश्चित करने वाले दो मुख्य कारक हैं। जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। द्रव तथा गैस की अवस्था में वे अनियमित गति करते हुए पाए जाते हैं। यह गति तीव्र तथा स्थिर दोनों तरह की हो सकती है। किसी तंत्र में यदि अधिक मात्रा में जल हो तो उसमें गतिज ऊर्जा तथा जल विभव होगा। अतः यह सुनिश्चित है कि शुद्ध जल में सबसे ज्यादा जल विभव होगा। यदि कोई दो अंतर्विष्ट जल तंत्र संपर्क में हो तो पानी के अणु के अनियमित गति के कारण जल की वास्तविक गति की तीव्रता गति ज्यादा ऊर्जा वाले भाग से कम ऊर्जा वाले भाग में होगी। अतः पानी उच्च जल विभव वाले अंतर्विष्ट जल के तंत्र से कम जल विभव वाले तंत्र की ओर पानी जाएगा। पदार्थ की गति की यह प्रक्रिया ऊर्जा के प्रवणता के अनुसार होती है और विसरण कहलाती है। जल विभव को ग्रीक चिन्ह साय से चिन्हित किया गया है और इसे पास्कल जैसी दाब इकाई में व्यक्त किया गया है। परंपरा के अनुसार शुद्ध जल का जल विभव 0 होता है। यदि कुछ विलय शुद्ध जल में घोल दिए जाए तो घोल में मुक्त पानी कम हो जाता है, जल की सांद्रता घट जाती है और जल विभव भी कम हो जाता है। इसीलिए सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव निम्न होता है। इस निम्नता का परिमाण एक विलय के द्रवीकरण के कारण, जिसे विलय विभव कहा जाता है, या साई एस सदैव नकारात्मक होता है। जब विलय के अणु अधिक होते हैं तो साई एस अधिक नकारात्मक होता है। वायुमंडलीय दाब पर विलय या घोल का जल विभव साई एस साई डब्ल्यू के बराबर होता है। परासरण। पौधों की कोशिका झिल्ली या एक कोशिका भित्ति से घिरी होती है। यह कोशिका भित्ति जल एवं विलयन में पदार्थ के लिए मुक्त रूप से पारगम्य होती है, अतः वे परिवहन या गति के लिए बाधक नहीं होती। एक पौधे की कोशिका में प्राय एक केंद्रक रसधानी होता है, जिसका रसधानी युक्त रस कोशिका के विलय विभव में भागीदारी करता है।
पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तथा रसधानी की झिल्ली टोनोप्लास्ट दोनों एक कोशिका के भीतर एवं बाहर अणुओं की गति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। परासरण विशेष रूप से एक विभेदक अर्ध या पारगम्य झिल्लिका की आर पार जल का विसरण के लिए संदर्भित किया जाता है। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल के अनुक्रिया से पैदा होता है। परासरण की दिशा एवं गति दाब प्रवणता एवं सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। जल अपने उच्च रासायनिक विभव से निम्न रासायनिक विभव में तब तक संचारित होता है जब तक कि सामान्यता पर न पहुंच जाए। सामान्यता पर दो कक्षों का जल विभव एक समान होना चाहिए। जीव द्रव्य कुंचन पादप कोशिकाओं में जल की गति प्रति व्यवहार करना उसके आसपास के घोल पर निर्भर करता है। यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव्य में परासरण दाब को संतुलित करता है तो हम समपरासरी कहते हैं। यदि बाहरी विलयन कोशिका द्रव्य से अधिक तनुकृत है तो अल्प परासरी कहते हैं, और यदि बाहरी विलयन बहुत अधिक सांद्रयुक्त होता है तो इसे अति परासारी कहते हैं। कोशिकाएं अल्प परासारी घोल में फूलती है और अति परासारी में सिकुड़ती है। जीव द्रव्य कुंचन तब होता है जब कोशिका से पानी बाहर गति कर जाए तथा पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाए। अंतःशोषण अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है जब ठोस एवं कोलाइड द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है तो इसके कारण इसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि होती है। अंतःशोषण के प्रतिष्ठित उदाहरण में बीज और सूखी लकड़ियां द्वारा जल का अवशोषण है। फूली हुई लकड़ी या काष्ठ के द्वारा पैदा किए गए दाब की प्रयोग आदि मानव द्वारा बड़ी चट्टानों एवं पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता है। यदि अंतःशोषण के द्वारा दाब नहीं होता तो नवोद्भिद खुली जमीन पर उभर कर नहीं आ पाते, वे संभवतः बाहर आकर स्थापित नहीं हो पाते। अंतःशोषण भी एक प्रकार का विसरण है क्योंकि जल की गति सांद्रण प्रवणता के अनुसार है। बीज या अन्य ऐसी सामग्रियों में पानी लगभग नहीं के बराबर है, अतः ये आसानी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषण तथा अंतःशोषण होने वाले द्रव के बीच जल विभव प्रवणता आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ जो किसी भी द्रव को अंतःशोषित करता है, अवशोषण और द्रव के बीच बंधुता होना पहली शर्त है। इस वीडियो में हमने सीखा पादप जल संबंध, जल विभव, परासरण, जीव द्रव्य कुंचन और अंतःशोषण के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लंबी दूरी तक जल का परिवहन, पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं और पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन। धन्यवाद।